तो मूवी की स्टार्टिंग में हम लोकी को देखते हैं जो कॉस्मिक क्यूब के बारे में किसी से बात कर रहा होता है, क्योंकि वो कॉस्मिक क्यूब को जमीन पर ले जाकर कोई पोर्टल यानी रास्ता खोलने वाला था जिससे थेनस की आर्मी यहाँ पर आ सके, और ये डील डन हो जाती है। अब हम शील्ड एजेंसी का सीन देखते हैं। वहीं पर कॉस्मिक क्यूब रखा गया था। अब वहीं पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है जिसमें निक फ्यूरी होते हैं। वो अंदर आकर एक साइंटिस्ट से मिलते हैं तो उनको बताया जाता है कि कॉस्मिक क्यूब में से अजीब तरह की रेडिएशंस निकल रही हैं और कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है। तभी वहाँ पर लोकी आ जाता है जो कि कॉस्मिक क्यूब को लेने आया होता है। सब लोग फौरन से कॉस्मिक क्यूब को गार्ड करने लगते हैं, लेकिन लोकी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन्हें दूर दूर गिरा देता है और कॉस्मिक क्यूब उठाकर भागने लगता है। निक फ्यूरी पीछे से उसे शूट कर रहा होता है और उसके पीछे कार्स में कुछ लोग जाते हैं, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है। अब निक फ्यूरी वहाँ के लोगों से कहते हैं कि हमें द एवेंजर्स की टीम बनानी होगी, हमें कॉस्मिक क्यूब को दोबारा से पाना होगा। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि शील्ड एजेंसी ने थैनोस और उसके लोगों से लड़ने के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बनाया होता है जो कि कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से ही बना था। अब निक फ्यूरी सीधा कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं जो कि फर्स्ट एवेंजर है। निक फ्यूरी से सब कुछ बताते हैं कि कॉस्मिक क्यूब को चुरा लिया गया है और उसे वापस लाने में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो कि इंडिया जाकर हल्क को लाती है और उसे कहती है कि तुम्हें कॉस्मिक क्यूब के बारे में काफी नॉलेज है, तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम उसको दोबारा से पा सकें। और उधर हम एक एजेंट को देखते हैं जो कि टोनी स्टार्क से इस बारे में बात करता है और अब ये भी एवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाता है। अब उसी एजेंट को हम प्लेन में कैप्टन अमेरिका के साथ देखते हैं। वो उसे कहता है कि आपका काम बहुत अच्छा है और मैं इसको एडमायर करता हूँ। अब प्लेन लैंड हो जाता है और कैप्टन अमेरिका मिलता है हल्क और नताशा से। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब वो लोग एक बहरी जहाज पर बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो बहरी जहाज उड़ने लगता है, यानी वो एक फ्लाइंग क्राफ्ट था। और फिर उसके बाद निक फ्यूरी होलोग्राम क्रिएट करते हुए उसको इनविजिबल कर देते हैं। उधर हम लोकी को शील्ड की उन्हीं दो लोगों के साथ देखते हैं। उन लोगों में बात चल रही होती है कि कॉस्मिक क्यूब बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम इसे तब तक कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जब तक इसकी रेडिएशंस थोड़ी कम न कर लें। और ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम इरेडियम है और वो हमें जर्मनी से मिलेगा। तो लोकी और शील्ड का एक आदमी डिसाइड करते हैं कि वो लोग जर्मनी जाएंगे और वो लोग वहाँ चले भी जाते हैं। उधर निक फ्यूरी को पता चल जाता है कि लोकी और दूसरा आदमी जर्मनी पहुंच चुके हैं, तो कैप्टन अमेरिका से कहता है कि फौरन से अपना सूट तैयार कर लो। अब कैप्टन अमेरिका अपना नया आउटफिट पहन कर आता है। उधर हम जर्मनी का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी अच्छी पार्टी हो रही होती है। वहाँ पर वहाँ के कमांडर भी होते हैं। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है लोकी की, जो अपनी स्टिक से सबको मारता जाता है और कमांडर को गले से पकड़ते हुए एक जगह पर लेटाता है और उसकी आंख का होलोग्राम स्कैन करता है और उसे अपने साथी तक भेज देता है। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि कमांडर की आंख को स्कैन करते हुए उसका साथी इरेडियम को हासिल कर ले। उसका साथी जल्दी ऐसा कर लेता है, वहाँ से चला जाता है, लेकिन लोकी इधर ही होता है क्योंकि वो चाहता था कि वो सब लोगों के सामने अपनी पावर दिखाए और सब लोग उसे स्ट्रॉन्ग समझें और उसके बाद वो इन पर रूल कर सके। लोकी उन सब से कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ, लेकिन तभी क्राउड में से एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि हम तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। तो लोकी अपनी मैजिक स्टिक से कुछ एनर्जी निकालता है और उस पर फेंकता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस बूढ़े आदमी को टच होती और वो मारा जाता, कैप्टन अमेरिका वहाँ पर पहुंचकर अपनी शील्ड आगे कर देता है जिससे वो बूढ़ा आदमी बच जाता है। वहाँ पर कैप्टन अमेरिका लोकी से कहता है कि तुम्हारी भूल है कि ये लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। सब जानते हैं कि तुम कैसे हो और तुम डिजर्व ही नहीं करते कि इस दुनिया पर रूल कर सको। ये सुन के लोकी को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर भी वो अपनी मैजिकल स्टिक का यूज करने लगता है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका दोबारा से अपनी शील्ड आगे कर लेता है और वही शील्ड उस लोकी की तरफ फेंकता है, लेकिन लोकी उस पर दोबारा से अटैक करने लगता है। तो कैप्टन अमेरिका रोल होते हुए पीछे जाता है। लोकी अपनी स्टिक से कैप्टन अमेरिका को काफी ज्यादा हिट कर रहा होता है और कैप्टन अमेरिका भी खुद को डिफेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है आयरन मैन की, जिसको देखकर लोकी घबरा जाता है कि अब तो ये दो लोग हैं और मैं इनसे कैसे लड़ूंगा। तो वो फौरन से उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों लोकी को अपने साथ ले जाते हैं। अभी आयरन मैन अपने कुछ लोगों के साथ बातें कर ही रहा होता है कि ये लोग यानी लोकी और उसके साथ ही जर्मनी इसलिए आए थे ताकि इरेडियम को पा सके, क्योंकि कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, उसको एक्टिवेट करने के लिए या उसको यूज करने के लिए इन्हें बहुत सारे टेम्परेचर की जरूरत है और इतना टेम्परेचर उनको जर्मनी में मौजूद एक टावर पर मिलेगा।
दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं जो कि यूं ही नहीं सरेंडर करके इस एयरक्राफ्ट में आया होता, बल्कि इसके पीछे भी उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। वो इनफैक्ट इनकी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने आया था ताकि एवेंजर्स के हाथ में कुछ भी ना रहे और वो यहाँ से सेफली एस्केप कर जाए। वो अपने साथी को ऑर्डर्स देता है, वो भी अपने साथियों को लेके इस एयरक्राफ्ट के पास एक और प्लेन में आ जाता है और फिर इस एयरक्राफ्ट के इंजन में एरो मारता है जिससे उसमें आग लगने लगती है। इसकी वजह से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है, लेकिन आयरन मैन जाकर उस इंजन को संभालता है और उसे दोबारा से ऊपर करने की कोशिश करता है, जो कि बहुत हार्ड काम था। अब लोकी के साथ ही उस जगह जाते हैं जहाँ पर लोकी कैद था। उसका दरवाजा खोलकर उसे फ्री करवाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर थोर आ जाता है। अब थोर उसी दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर जाता है, लेकिन लोकी फौरन से वहाँ पर आ जाता है और खुद बाहर निकलते हुए थोर को अंदर ही बंद कर देता है। इस बात का पता जब एजेंट को चलता है तो वही एडवांस वेपन निकालते हैं जो उन्होंने कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से बनाया होता है और उससे वो लोकी की तरफ शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उनसे पहले लोकी उनके पीछे आ जाता है और पीछे से अपनी मैजिकल स्टिक उनके आर पार करते हुए उनको काफी जख्मी कर देता है। उधर हम नताशा को देखते हैं जो कि लोकी के एक साथी को बहुत जोर से पंच मारती है जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है और उधर हम लोकी को यहाँ से एस्केप करता हुआ देखते हैं। वो टावर पर पहुंच जाता है और तो और वहाँ पर मौजूद एक मशीन में उसने कॉस्मिक क्यूब लगा भी दिया था। उधर हम सब एवेंजर्स को एक साथ देखते हैं तो निक फ्यूरी उन्हें बताते हैं कि हमने अपने एजेंट को खो दिया है जो कि कुछ देर पहले उसी स्टिक से जख्मी हुए। सब काफी उदास हो जाते हैं तो आयरन मैन कहता है हमें कैलिफोर्निया में मेरी इंडस्ट्री जाना चाहिए। अब ये सब लोग कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं, लेकिन बुरी बात ये होती है कि कॉस्मिक क्यूब की वजह से पोर्टल खोल दिया गया था और थैनोस की सारी आर्मी यहाँ पे पहुंच जाती है। यहाँ पे सब एवेंजर्स एक साथ हो चुके होते हैं और खल भी गुस्सा करके अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो उस आर्मी की बस को एक पंच मारता है और उसे फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब काफी परेशान होते हैं कि पोर्टल को बंद कैसे किया जाए। तभी निक फ्यूरी को कुछ डायरेक्टर्स की कॉल आती है और वो कहते हैं कि अगर आप लोग इस पोर्टल को बंद नहीं कर पा रहे तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि हम इस पूरी सिटी को मिसाइल के साथ उड़ा दें और वो मिसाइल जल्द ही इधर आ रहा होगा। आप लोग अपनी जान बचा के रखिएगा। निक फ्यूरी ये बात आयरन मैन को बताते हैं। हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट्स हैं, यानी 2.5 मिनट है। इसी में या तो हमें पोर्टल को बंद करना होगा या उसके बाद मिसाइल आने पर उसे रोकना होगा। नताशा काफी घबरा जाती है और लोकी की मैजिकल स्टिक लेकर उस पोर्टल के पास पहुंचती है और उसमें से काफी सारी एनर्जी निकालते हुए उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी आयरन मैन उसे कहता है कि रुको, मेरे पास एक और आइडिया है। मेरे पास भी एक मिसाइल है जिसे मैं उस जगह पर फेंकूंगा जहाँ पर थैनोस के लोग हैं। और वो मिसाइल लेकर उस जगह पहुंच ही जाता है और उस जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन काफी टाइम हो जाता है, वो वहाँ से नहीं लौटता। तो कैप्टन अमेरिका नताशा से कहता है कि हमारे पास और टाइम नहीं है, हमें पोर्टल बंद करना होगा वरना हम सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मारे जाएंगे। नताशा उस पोर्टल को बंद करने लगती है। आयरन मैन भी उसी पोर्टल में था और सब काफी दुखी थे क्योंकि ये नहीं जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। पोर्टल को बंद ना किया तो इन पर मिसाइल गिरा दिया जाएगा, अगर पोर्टल को बंद कर दिया तो आयरन मैन अंदर ही रह जाएगा। लेकिन तभी उस पोर्टल में से आयरन मैन नीचे की तरफ आता है, यानी इस दुनिया पर गिरता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने थैनोस की कम्युनिटी को भी तबाह कर दिया था और उनका दोस्त भी वापस आ चुका था, तो सब उन लोगों को काफी अप्रिशिएट करते हैं। अभी सब एवेंजर्स मिलकर उसी टावर तक जाते हैं, यहाँ पर लोकी को पकड़ लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोर लोकी को लेता है और साथ कॉस्मिक क्यूब को भी। उसे अपने साथ लेकर अपने रहने की जगह यानी एस्गार्ड तक पहुंच जाता है, जो कि हमने मूवी थोर में भी देखा था। तो इस मूवी एवेंजर्स के पार्ट 1 के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी थैनोस से कह रहा होता है, जमीन के लोग बहुत पावरफुल हैं, हम इनसे लड़ने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। तभी यहाँ पर थैनोस एक स्माइल पास करता है, यानी उस चीज के लिए भी तैयार है। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एवेंजर्स का पार्ट 2। तो इस मूवी के स्टार्टिंग में हम सब एवेंजर्स को देखते हैं जो कि हाइड्रा की बेस पर अटैक करने जा रहे होते हैं, क्योंकि हाइड्रा का लीडर काफी अजीब एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उसके पास एक सेप्टर होता है, एक ऐसी स्टिक जिसके अंदर जेम लगा हुआ है। एमसीयू के पहले पार्ट्स में आपने इसको जरूर देखा होगा। तो अब एक्सपेरिमेंट्स कुछ ऐसे थे कि वो कुछ इंसानों पर इस सेप्टर को यूज करते हुए उनमें कुछ एनर्जीज डाल देता था ताकि वो उसके लिए लोगों से लड़ सकें, इवन एवेंजर्स से भी। तो उसका नेक्स्ट टारगेट एवेंजर्स ही थे। वो 2 बहन भाइयों को चूज करता है जो कि ट्विंस होते हैं। हाइड्रा का लीडर इन पर एक्सपेरिमेंट कर चुका था और अब इनमें काफी एनर्जीज थी। अब वो लड़की जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है वो आयरन मैन के पास जाती है और अपने हाथों से कुछ एनर्जीज निकालकर उसको हिप्नोटाइज करने लगती है और उसका भाई जाता है कैप्टन अमेरिका के सामने ताकि उस पर अटैक कर सके। अब यहाँ पर सीन चेंज
चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग जब हाइड्रा बेस पर गए थे इन्होंने उन लोगों को हरा दिया था और ये लोग सेप्टर ही लेने गए थे। आयरन मैन उस सेप्टर को हासिल कर चुका होता है और अब आता है अपनी लैब में। यहाँ पे हल्क यानी ब्रूस उसके साथ ही होता है। वो लोग ये प्लान करते हैं कि वो लोग इस सेप्टर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता लगाएंगे कि इतना खतरनाक कैसे है। अब यहाँ पर आयरन मैन और हल्क को बहुत ही खास बात पता चलती है कि इस स्टिक में जो जेम लगा हुआ है वो खुद सोच समझ सकता है, यानी उसमें सोचने की एबिलिटी है, यानी वो खुद ही पावर और एनर्जी जनरेट कर सकता है। तो आयरन मैन और हल्क फौरन से उसके इर्द गिर्द एक डिफेंस लेयर बनाते हैं ताकि वो वहाँ की चीजों को स्कैन न कर सके और ना ही कुछ डैमेज दे सके। लेकिन उन लोगों का ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ये एनर्जी पहले ही बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंच चुकी थी और उन्हें स्कैन करने लगती है। वहाँ पर आयरन मैन का एक और पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि खुद की इंटेलिजेंस रखता था। वो अपने अंदर से रेस निकालने लगता है और सेप्टर से लड़ने लगता है ताकि वो बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज न कर सके और ना ही उन्हें रीड कर सके। लेकिन सेप्टर भी अपने अंदर से रेस निकालकर उस कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद सेप्टर यहाँ से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट होकर भाग जाता है। सेप्टर वहाँ से निकलते हुए उस पूरे टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो हाइड्रा बेस जाता है ताकि थोड़ा बहुत खुद को रिकवर कर सके और अपनी एनर्जीज को एनहांस कर सके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेप्टर अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है और वो अब एक रोबोटिक फॉर्म में आ जाता है जिसका नाम है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन उन्हीं ट्विंस के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम मेरी आर्मी में शामिल हो जाओ, हम आयरन मैन और बाकी एवेंजर्स के खिलाफ लड़ेंगे। तो वो ट्विंस भी फौरन से मान जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आयरन मैन ने मेरे पेरेंट्स की जान ली थी। अब ये लोग सीधा जाते हैं एक वेपन डीलर के पास जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन्स बनाया करता था। अल्ट्रॉन उससे अपने लिए भी वेपन बनाने का कहता है लेकिन वो उसे बहुत सारे पैसों की डिमांड करता है। अब अल्ट्रॉन के पास ये पावर्स थी कि वो किसी भी अकाउंट से पैसे निकाल कर इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था, तो वो अभी भी ऐसे ही करता है। और वो जो चीज होती है उसका नाम वाइब्रेनियम होता है, वही मेटल जिससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड बनाई गई है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये दोनों ट्विंस पहुंच जाते हैं एवेंजर्स के पास क्योंकि अब ये दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनमें टेलीकाइनेटिक पावर्स भी थी जिनसे ये दूसरों लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकते थे। तो ये जाकर हल्क के माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं और उसमें ये फीड कर देते हैं कि तुम्हें तुम्हारी अपनी टीम ही मारना चाहती है। तो वो गुस्से में आ जाता है और इनसिक्योर भी फील करने लगता है, तो वो अपनी ही टीम को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब हल्क क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल था तो आयरन मैन भी अपना नया सूट पहन आता है जो कि उसने पहले से तैयार कर रखा था और ये सिर्फ और सिर्फ हल्क को कंट्रोल करने के लिए था क्योंकि उसने सब कुछ फोर्स ही कर लिया था, यानी वो पहले से जान चुका था कि हल्क एक न एक दिन ऐसा जरूर करेगा क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज फीड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर उन दोनों में काफी हैवी फाइट स्टार्ट होती है। हल्क यहाँ पर एक गाड़ी उठाकर आयरन मैन की तरफ फेंकता है जो कि सीधा उसे हिट करती है। आयरन मैन पीछे की तरफ गिरता है और फौरन से आगे बढ़ता है और हल्क को उठाते हुए दूसरी तरफ फेंकता है, लेकिन हल्क क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से वाला था तो वो एक रोड लेकर आयरन मैन के बाजू के आर पार कर देता है जिससे उसका सूट डैमेज हो जाता है। उसका हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी आयरन मैन जेटलाइट को एक सिग्नल देता है तो उसका नया हाथ वहाँ से आ जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है और अब उसके हाथों से फायर निकलने लगती है और वो सीधा हल्क की तरफ फेंकने लगता है। हल्क फौरन से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है कि आयरन मैन उसका हाथ पकड़ लेता है और अब यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और अब यहाँ पर आयरन मैन हल्क को जोर जोर से जमीन के साथ मारता है। यहाँ पर सब लोग काफी डर जाते हैं कि एवेंजर्स तो खुद ही से लड़ रहे हैं, हमारी क्या प्रोटेक्शन करेंगे। अब ये सारे एवेंजर्स और इनके लीडर्स डिसाइड करते हैं कि हम अपने बेस चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ के लोग अब इनको अच्छा नहीं समझते। ये लोग होकाई के घर जाते हैं जो कि इन्हीं का मेंबर था, लेकिन पिछले पार्ट में लोकी ने उसे अपना साथी बना लिया था। अब यहाँ पर थोर एक और आदमी से मिलता है, वो भी इन्हीं का मेंबर था और लोकी का साथी बन चुका था, जो उसे अपने पर किए गए अटैक के बारे में बताता है जो कि उन्हीं ट्विंस में से एक लड़की ने किया था। नेक्स्ट सीन में हम कोरिया को देखते हैं। वहाँ पर अल्ट्रॉन जाता है और एक लड़की से मिलता है। अल्ट्रॉन क्योंकि उसे जेम की पावर से बना होता है तो वो चाहता था कि उसे जेम को एक बार दोबारा से यूज करके उसे वाइब्रेनियम के साथ मिलाकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो उस लेडी से कहता है कि तुम मेरी इस काम में मदद करो, लेकिन तभी वहाँ पर उन ट्विन बहन भाइयों में से लड़की उसका माइंड रीड कर लेती है तो उसे पता चलता है कि ये उसी सेप्टर को दोबारा से वाइब्रेनियम के साथ मिलाकर अपने लिए एक बहुत पावरफुल वेपन तैयार करना चाहता है ताकि इससे ये सब इंसानों को मार सके और यहाँ पर रूल कर सके। तो उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो खुद भी एक इंसान थी। वो काफी
काफी रोने लगती है। अल्ट्रॉन से कहती है कि हमें तो ये लगता था कि तुम आयरन मैन के अगेंस्ट हो, लेकिन तुम तो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो, तो सॉरी, इस काम में हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका, नताशा और होकाई की। वो लोग वहाँ से कोई सिंथेटिक बॉडी लेने आए थे। नताशा स्प्लिंट का दरवाजा खोलती है जिसे सिंथेटिक बॉडी वो लोग हासिल कर लेते हैं। अब ये लोग बेस पर आते हैं जहाँ पर आयरन मैन उसको यूज करते हुए अपना कंप्यूटर वापस लाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर थोर भी अपना हैमर लाता है और उसमें से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी निकालने लगता है ताकि वो उस जेम को एक्टिवेट कर सके। तो उसे पता चलता है कि ये जेम कोई आम जेम नहीं, बल्कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन है। और तभी यहाँ पर जनरेट होता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम है विजन, और ये इसी स्टोन से बना है। अब वो दोनों ट्विंस भी एवेंजर्स के साथ मिल चुके होते हैं क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि बाकी लोग भी उसी तरह मारे जाए जैसे उनके पेरेंट्स मारे गए। अब ये लोग सारे मिलके अल्ट्रॉन की उसी बेस पर जाते हैं जो कि उसने वाइब्रेनियम से कुछ ही देर पहले प्रोड्यूस की है, ताकि वहाँ पर जाकर ये लोग उसे डिस्ट्रॉय कर सके। अब उधर अल्ट्रॉन ये चाहता था कि जहाँ पर उसकी बेस है वो सिटी को आसमान में उठा ले और फिर उसके बाद उसे पूरी दुनिया पर जोर से मारे ताकि वहाँ पर ब्लास्ट हो और सारी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद ये खुद यहाँ पर रूल कर सके और हर चीज नई तरीके से बना सके। लेकिन एवेंजर्स को इस बात का पता पहले से ही चल जाता है और वो सब रेडी होकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो अल्ट्रॉन की आर्मी इन पर अटैक करने लगती है। ये लोग उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आ जाते हैं जो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में उन ट्विन बहन भाइयों में से उस भाई की जान चली जाती है, इसकी वजह से उसकी बहन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगती है और ये डिसाइड करती है कि वो अल्ट्रॉन को मार डालेगी और उसे खत्म ही कर देगी। वो लड़की अल्ट्रॉन के पास जाती है, अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसका दिल उसकी चेस्ट से बाहर निकाल लेती, जैसे उसने किसी फोर्स और अट्रैक्शन का यूज किया हो। उसमें इतनी पावर्स जो थी। यहाँ पर अल्ट्रॉन मारा जाता है और किसने सोचा था कि इसे मारने वाली यही लड़की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर एक और रोबोट आता है जिसका स्ट्रक्चर अल्ट्रॉन जैसा ही था। वो उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे सिटी का पार्ट ऊपर उठने वाला था। अब वो शहर का हिस्सा आसमान में ऊपर आने लगता है और तेजी से नीचे गिरने ही वाला होता है। लेकिन आयरन मैन और थोर वहाँ जाकर उसको रोकते हैं और आयरन मैन अपनी चेस्ट में से कुछ एनर्जी निकालता है जिससे वो सिटी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी यहाँ पर अब अल्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसका ये प्लान भी खत्म हो चुका था। यानी अब कहीं पर डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं एवेंजर्स का एक और बेस बनाया गया है। अब थोर इन लोगों से कहता है कि मुझे एस्गार्ड वापस जाना होगा क्योंकि जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मैंने अपने विजन में देखे हैं मुझे इन पर कुछ रिसर्च करनी है। और फिर कैप्टन अमेरिका और नताशा बाकी लोगों को भी एवेंजर्स की टीम में शामिल करने के लिए उन्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग देने लगते हैं और उनको नए नए तरीके सिखाने लगते हैं। मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हम थैनोस को देखते हैं जो कि कहता है कि मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा और मैं खुद दुनिया में जाकर उसे डिस्ट्रॉय करूंगा। और इसी के साथ ये मूवी यानी एवेंजर्स के दोनों पार्ट्स यहाँ पर कम्प्लीटली एंड हो जाते हैं।